हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 के कुछ प्रीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स की आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपके जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की जो क्लासेस हैं वो अब ओवर हो चुकी होंगी हर जगह। अब आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। अगर बात करें गोरखपुर यूनिवर्सिटी का डीडीयू का, तो 17 को आपका फर्स्ट पेपर है सेकंड सेमेस्टर एलएलबी का, 3 ईयर एलएलबी का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसका एग्जाम है। तो चलिए इसी के क्रम में हम अपना स्टार्ट करते हैं कुछ पीवाईक्यू जो आपको हेल्प देने वाले हैं। कहाँ पे? तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग आपको बता दें कि क्या क्या कौन कौन से जो टॉपिक्स है उसको टच करने वाले हैं या फिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, इंडैमनिटी से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से मिलेगा क्वेश्चन। चौथा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से मिलेगा आपको क्वेश्चन। पांचवा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से मिलेगा आपको क्वेश्चन। छठा जो आपका टॉपिक रहने वाला है इसमें वो रहता है वाला है पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से। और सातवां जो है आपका सोगा से यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इतने जो चीजें हैं आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर 2 है इसमें इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले इसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो भी ठीक है, वैसे एक दिन में क्या ही होगा, लेकिन फिर भी आप रिवीजन कीजिए अगर इसमें से कुछ भी छूटा है तो। ठीक है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से बनेगा, बेलमेंट से बनेगा और एजेंसी से बनेगा, साथ में पार्टनरशिप से एक लॉन्ग क्वेश्चन और सोगा से एक लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी जितने भी हैं इसमें शॉर्ट या मीडियम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे बनता है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन ऑल, जिसमें से सेक्शन ए बी सी होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं पेन का। ठीक है, अभी सही है। तो 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है ना, देखो इसमें होते हैं कि 100 वर्ड्स तक आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है ना, 100 वर्ड्स तक इसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं और ये कंपलसरी होते हैं। 6 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और सेक्शन बी में बात करें तो ये केस लॉ से रिलेटेड होते हैं या फिर आपको ऐसा इलिस्ट्रेशन टाइप का दे देगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि क्या डिसीजंस होगा या फिर क्या हेल्डिंग इसमें होगी। ठीक है ना, तो इसमें भी ऑप्शंस करके दिया रहता है। 2 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस में भी 2 पार्ट्स रहता है, ए बी करके। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है अगर, ठीक है, तो दूसरे का ए बी आपको दोनों करना है। अगर तीसरा क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों में से 2 या 3 में से कोई एक ही करना है, लेकिन अगर आप 2 कर रहे हो तो 2 का ए और बी दोनों करोगे, और 3 कर रहे हो तो 3 का ए और बी दोनों करोगे। हाँ, तो सेक्शन बी वाला जो मैंने बताया आपको, सेक्शन बी में 2 और 3 क्वेश्चन करके आते हैं। अगर आप 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2 का ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना, और 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 का ए और बी दोनों क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना। दोनों केस को आपको एनालिसिस करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 3। ठीक है ना, सेक्शन सी, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आप 4 to 5 के बीच में, यानी कि 4 to 5,000 वर्ड्स के बीच में आप इसका आंसर लिखेंगे। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 4 से 5 पेज में आप एक आइडल आंसर इसका लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका पेपर का स्ट्रक्चर है और इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब बच्चे पूछते हैं कि इसमें कितना पेज मैम भरेगा, तो 1 पेज इज इनफ। ठीक है ना, सेक्शन ए के अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं छह, तो एक एक पेज में वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने पेज में। भाई अगर एक केस कर रहे हो तो
इसमें 2 का ए कर रहे हो तो ये एक पेज में हो जाना चाहिए, 2 का बी कर रहे हो तो ये भी एक पेज में हो जाना चाहिए, मतलब टोटल इसमें लगेंगे 2 पेजेस। ठीक है, एक आइडल मैं बता रही हूँ, जरूर नहीं कि यही हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक आइडल 2 पेजेस इसमें लग जाने हैं, 6 पेजेस इसमें लग जाने हैं, और ये 4 to 5 पेजेस ईच क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लग जाने हैं आंसर लिखने में। ठीक है, तो चलो पहला जो सेक्शन है वो हम देख लेते हैं। आंसर ऑल 6 पार्ट्स ईच इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखो 100 वर्ड्स में बोला है। पहले हम सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके बाद मॉडल आंसर के साथ आंसर के साथ उस क्वेश्चन का आंसर हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलो भाई, ये कह रहा है कि डज द रिलीज बाय क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ द श्योरिटी डिस्चार्ज द अदर्स। अब आपने देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया है, किससे है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से। कह रहा है कि क्या एक प्रतिभू को लेनदार अगर मुक्त कर दे तो अन्य भी उन्मोचित हो जाते हैं। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो मैंने क्लासेस ली है, या फिर अगर आप मेरे क्लासेस के अलावे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपने को श्योरिटी के बारे में जाना होगा। क्यों श्योरिटी मतलब कि एक से अधिक, यानी कि दो श्योरिटी भी आ सकते हैं, दो प्रतिभू भी आ सकते हैं, या दो से अधिक प्रतिभू भी आ सकते हैं किसी को गारंटी देने। ठीक है, तो क्या अगर मान लो कि उन दो में से कोई एक श्योरिटी को छोड़ दिया जा रहा है लेनदार के द्वारा, यानी क्रेडिटर के द्वारा, तो क्या जो अन्य या दूसरा क्रेडिटर, दूसरा जो वो है प्रतिभू है, श्योरिटी है, क्या वो भी अपने लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो पहले सभी क्वेश्चंस हम देख लें एक बार, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक्सप्लेन क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। कह रहा है कि अगर क्रेडिटर का एक्ट बताइए, क्रेडिटर लेनदार जो पैसे उधार दिया हुआ है किसी को। ठीक है, तो क्रेडिटर का एक्ट बताइए, क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इंप्योरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। मतलब कि अगर किसी भी तरह का क्रेडिटर के द्वारा क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है, या जो उसका काम था वो कार्य कर नहीं रहा है, या कार्य करने में चूक हो जा रहा है, तो उसमें श्योरिटी को क्या उपचार मिलेगा, ये दूसरा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी किससे है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है डिलीवरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट। कह रहा है कि माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत परिधान माल की स्वीकृति नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि मेयर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अगर आप माल की डिलीवरी कर दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिलीवरी कर दिए और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो डिलीवरी करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ सामने वाला एक्सेप्ट कर ही ले रहा है। ये किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चल डी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, सब एक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जितना मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पार्टनरशिप एक्ट से है। कह रहा है देखो, पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो सब रजिस्टर्ड ही होने चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म नॉन रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन ना कराने का ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर ई जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डिफाइन प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टेटरी प्रोविजन एंड डिसाइडेड केसेस। कह रहा है कि प्लेज यानी गिरवी, गिरवी का उपनिधान इसको कहते हैं। गिरवी को आप क्या कीजिए भैया, डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, और कुछ स्टेटरी प्रोविजन जैसे जो डिसाइडेड केसेस हैं, अभी मैंने अपने बैच में जो जो हमारे यहाँ बच्चे एनरोल है उनको प्लेज पढ़ाया, उसमें उनको 2-3 केसेस भी बताए हैं। ठीक है, उसकी मदद से वो बच्चे क्या कर सकेंगे, या आप लोग भी प्लेज को डिफाइन करेंगे। प्लेज को पहले डिफाइन करेंगे, फिर डिसाइडेड केसेस को भी लिखेंगे जो प्लेज से रिलेटेड है। तो ये भी देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। फिर जो एफ क्वेश्चन है यानी छठा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? कैन एन एजेंट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू अनदर, इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि क्या कोई अभिकर्ता यानी कि एजेंट अपना
अधिकार, जो उसको अधिकार प्रिंसिपल से मिला है, वह एजेंट किसी दूसरे को अपना अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है क्या, दे सकता है क्या, डेलीगेट कर सकता है क्या? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? अगर एजेंट जो उसको अधिकार मिला है वो दूसरे को डेलीगेट कर सकता है तो किस परिस्थिति में कर सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख रहे हो कि इसी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको क्या देखने को मिला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से क्वेश्चन देखने को मिला, बेलमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला, सोगा से क्वेश्चन देखने को मिला, पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिला और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ लें दूसरा छोड़ दें, नहीं, आपको सब पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ए जो है वो क्या है, कंपलसरी है, ए के 6 क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, तो कुछ भी आप छोड़ करके नहीं जाइएगा। जितने 3 साथ मैंने बताए हैं चीजें उतना तो आपको टच करके जाना है, ठीक है। और ये जो है भाई, ये सेक्शन बी में वही मैंने बताया कि सेक्शन बी में केस आपको दे देता है इलस्ट्रेशन, और उसको एक्सप्लेन करने की उसकी क्या लीगल रेमेडी होगी ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका आंसर, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो, ये भी अगर आप अगेन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर सेक्शन बी में से कोई आपको एक करना है, या तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए या तो तीसरा क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पहले क्वेश्चन में 2 का ए दिया है और 2 का बी भी दिया है, 2 का ए और 2 का बी दिया है। अगर आप 2 कर रहे हो तो 2 का ए भी करोगे और 2 का बी भी करोगे, ठीक है ना। अगर आप 3 कर रहे हो, 3 मतलब एक ही क्वेश्चन करना है, अगर आप 3 कर रहे हो तो 3 का ए भी करोगे और 3 का बी ही करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 का ए कर लेते हैं 3 का बी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप उठा रहे हो दूसरा, तो दूसरे का दोनों पार्ट कीजिए, या तो अगर आप तीसरा उठा रहे हो तो तीसरे का दोनों पार्ट कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। चलो, अब सेक्शन सी क्या कह रहा है भाई? सेक्शन सी कह रहा है क्वेश्चन, it is true that no action could be maintained until the actual loss has been incurred। ये कह रहा है भाई कि यह सत्य है, कथन है कि वास्तविक हानि होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। निर्णय वादों की सहायता से, मतलब केस लॉज की सहायता से उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत दायित्व का प्रारंभ कब होता है? मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडामनिटी से ये क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडामनिटी में ये बोला गया है कि जब एक्चुअल लॉस अकर होता है, जब कोई नुकसान होता है, तब उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। नुकसान होने से पहले क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसी को आपको डिसाइडेड जो केसेस हैं उसकी मदद से आपको समझाना है, ठीक है, स्पष्ट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है, हाँ, 5वां क्वेश्चन, 1 मिनट, आपको मैंने ये तो बता दिया कि इसमें क्या करना है। जरा देखते हैं सी में कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो देखते हैं। हाँ, देखो भाई, क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर, ये जो सेक्शन ए है इसका हर एक क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है करना, 6 वो जितना मैंने बताया था। और जो बी है, सेक्शन बी, उसमें से कोई 1 क्वेश्चन अटेंड करना है, जो 2 या 3 में से कोई एक करना था आपको। और सेक्शन सी से कितना करना है, कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये याद रखना। एक बार एग्जाम में जाने से पहले, पेपर लिखने से पहले पेपर का इंस्ट्रक्शन देख लेंगे कि किस सेक्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है और वो करते जाते हैं, इससे फिर टाइम की कमी उनको लगने लगती है और करना रहता है कम ही क्वेश्चन, ठीक है। 5वां जो क्वेश्चन है लॉन्ग, वो क्या कह रहा है, डिफाइन बेलमेंट, ये बेलमेंट है, बॉलमेंट नहीं है। डिफाइन बेलमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डज बेलमेंट डिफर फ्रॉम द सेल, व्हाट इज द बेलीज लीन। अब कह रहा है भाई उपनिधान में बेलमेंट को बताइए, बेलमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसको बताइए, और बेलमेंट किस तरह सेल से अलग है इसको भी आप बताइए, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, the law which supersedes the liability, supersedes होगा, liability of an agent does not retract from the liability of the principal। देखो कथन दिया हुआ है, कथन क्या दिया है,
जो विधि किसी अभिकर्ता के दायित्व को बढ़ा देता है, मतलब कि कोई ऐसा लॉ जो एजेंट के लायबिलिटी को बढ़ा देता है, वह स्वामी के दायित्व को कम नहीं करता है। मतलब कि अगर कोई भी लॉ है, अगर वो एजेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे अगर कोई लॉ एजेंट की लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो एज वेल एज प्रिंसिपल की भी, यानी स्वामी की भी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया है, उपरोक्त कथन दे दिया है। एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट, ऊपर कहे गए स्टेटमेंट को आप एग्जामिन कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए और पॉइंट आउट कीजिए ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसी परिस्थितियों के जिसमें एजेंट जो है पर्सनली लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू हिम बाय द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें एजेंट को, अभिकर्ता को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से लाइबल बनाया गया, उत्तरदायी माना गया है, ठीक है। ऐसा आपको डिस्कस करना है ऐसी परिस्थिति बना करके। ओके, देख रहे हो क्वेश्चन कितने कथन बेस्ड आ रहे हैं। जो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर रट लेते हो, वो काम नहीं करने वाला है। यहाँ क्वेश्चन समझना है और उस अकॉर्डिंग प्रोविजंस जो है आपको बताने हैं, इलिस्ट्रेशन क्रिएट करने हैं। सातवां क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्कस द ग्राउंड ऑन विच द पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट। कह रहा है जो फर्म होता है पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप मतलब कि कोई डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या फर्म का जो है वो विघटन हो जाए, या फिर पार्टनरशिप का डिफरेंस हो जाए, वो विघटन हो जाए। फर्म का डिफरेंस, पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है, ये पूछ रहा है। और ये दूसरा पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का कि क्या पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो सकता है, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से ऐसी आधार हैं जिसके आधार पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, विघटित हो सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये सातवां क्वेश्चन था आपका, पार्टनरशिप एक्ट से था। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, the stipulation as to time of payment is deemed to lie the essence of contract sale under goods of act 1930। ये देखो सेल्स ऑफ गुड्स यानी सोगा से क्वेश्चन आपका पूछ लिया। क्या कह रहा है, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत भुगतान के समय संबंधित पर्त को विक्रय की संविदा का सार माना जाता है। अब यहाँ पे देखो पेमेंट जो है, अब मान लो कि कोई आप सामान खरीद रहे हो, तो उसका स्टुपुलेशन यानी कि एक अनुमानित समय कब माना जाएगा कि आपने सामान बेचा, तो उसका पेमेंट आपको कब मिलना चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन कि आप सोगा के अंतर्गत इसको समझाइए कि भुगतान संबंधी क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, कब किस सामान के लिए भुगतान किया जाएगा, क्या समय होगा, इसकी संविदा पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सोगा को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ओके, अब इसका हम लोग देखेंगे आंसर। चलो अब एक एक करके हम इसका आंसर देखते हैं। पहला सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1, सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि डज द रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ द श्योरिटीज डिस्चार्ज द अदर, मतलब कि अगर एक प्रतिभू अगर डिस्चार्ज हो रहा है, उन्मुक्त हो जा रहा है अपने श्योरिटी से, तो क्या जो अदर श्योरिटी होंगे, प्रतिभू होंगे, क्या वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने दायित्व से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 138 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इससे डील करता है और बताता है, क्या कहता है भाई कि when a creditor releases one surety, जब लेनदार क्रेडिटर जिसने पैसा दिया है वो एक श्योरिटी को रिलीज कर देता है, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर श्योरिटीज अनलेस देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है ना। एक श्योरिटी को अगर क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया उसकी लायबिलिटी से, इसका मतलब ये नहीं कि जो अदर श्योरिटीज होंगे, अदर प्रतिभू होंगे, वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी लायबिलिटी से, अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर्म करते हुए कि भाई अगर एक श्योरिटी उन्मुक्त होगा, डिस्चार्ज होगा, तो सभी श्योरिटी उन्मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर नॉर्मल ऐसा है समय, नॉर्मल टाइम में अगर लेमन उसमें बात करें, तो एक श्योरिटी के डिस्चार्ज होने से
दूसरा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो इसके कॉन्ट्ररी में, इसके विपरीत में, ठीक है ना। ये कौन बोलता है? सेक्शन 138 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, आंसर आप लिख देंगे। ऑल्दो ये पॉइंटर है, आप इसको पैराग्राफ में करके लिखेंगे, ठीक है। पॉइंटर इसलिए क्योंकि थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, दैट्स व्हाई, और चीजें जल्दी जल्दी कवर हो जाए, इसलिए मैंने रखा है ऐसा, लेकिन आप लोग पैराग्राफ में लिखिएगा। अब कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज इज जॉइंट एंड सेवरल। देखो भाई, जो भी श्योरिटी होते हैं, प्रतिभू होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जो प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट पे इनकी लायबिलिटी जब अराइज होती है, तो श्योरिटी अगर है, चाहे को श्योरिटी है, चाहे मोर देन टू श्योरिटीज है, तो उनकी जो प्रतिभू होती है वो ज्वाइंट साथ साथ में भी हो सकती है या फिर अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपने बैच में बताया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल लेकर के बताया था। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगी। जो बच्चे बैच इनरोल करे होंगे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट केसेस इसके कौन कौन से हैं, क्योंकि केसेस आपको कोट करना बहुत जरूरी होता है। अगर चाहे तो चाहे नहीं, मतलब कर ही दे केस, तो आप एक अच्छा मार्क सिक्योर कर लोगे। अब यहाँ पे देखो रंगनाथ वर्सेस बसलिंगपा का केस है 1889 का। इसमें हेल्ड दैट रिलीजिंग वन श्योरिटी डज नॉट रिलीज अदर फोर श्योरिटी। इसमें बोला गया कि अगर एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका साथ वाला जो श्योरिटी है वो भी रिलीज हो जाएगा अपने लायबिलिटी से, ओके। However, the released surety cannot be held liable again, and other sureties can claim the contribution from the released surety. हालांकि जिसको एक बार वो कर दिया गया, श्योरिटी को रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, वो किसी तरह से लाइबल दोबारा से नहीं होगा, ठीक है ना। अभी हम देखो the creditor's intent and any contract terms are crucial in determining the effect. अब यहाँ पे देखो, जैसे क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर के ही इंटेंशन पे ये डिपेंड करता है कि वो किस श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगा और किस श्योरिटी को नहीं डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो एक लाइन का ये आंसर है साफ साफ कि भाई सेक्शन 138 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत इसका अगर एक क्रेडिटर किसी एक श्योरिटी को रिलीज करता है उसके ड्यूटी से, मतलब उसकी लायबिलिटी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर श्योरिटीज भी डिस्चार्ज हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा इसके विपरीत कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। नॉर्मल तो यही प्रोविजन है, ठीक है ना। हमने केस देखा और हमने और सारी चीजें देखी, तो इतना आप कर लोगे, इसको पैराग्राफ फॉर्म में बना लोगे, एक अच्छा आंसर आपका बन जाएगा 100 वर्ड्स, ठीक है। हिंदी में भी है भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे कि क्या लेनदार द्वारा किसी ऐसे जमींदार को मुक्त करने और अन्य जमानतदार भी मुक्त हो जाते हैं। तो वही धारा 138 भारतीय अनुबंध अधिनियम कहता है कि नहीं, जब कोई लेनदार किसी एक जमानतदार को मुक्त करता है तो वो अन्य जमानतकर्ताओं को मुक्त नहीं करता जब तक इसके विपरीत कोई अनुबंध ना हुआ, ठीक है ना। जमानतदारों का जो दायित्व है वो संयुक्त भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग भी हो सकता है, सेवरल अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक केस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। हिंदी में इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हिंदी एक क्वेश्चन इंग्लिश। ऋणदाता का ऐसा कार्य या चूक जो जमानतदार के अंतिम उपचार को बाधित करता है। ऋणदाता कौन भाई? क्रेडिटर जो पैसे दिया है। तो ऋणदाता या क्रेडिटर के किसी कार्य या चूक से, एक्ट और ओमिशन से क्या जमानतदार यानी कि श्योरिटी को कोई उपचार मिल सकता है, ठीक है। ये देखते हैं। तो भारतीय अनुबंध यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की धारा 139 ये कहती है कि यदि ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर जमानतदार के अधिकारों के साथ असंगत कोई कार्य करता है या ऐसा कार्य करने से चूक जाता है जो जमानतदार के प्रति उसका कर्तव्य था, के अनुसार उसे करना चाहिए था, और इस प्रकार जमानतदार के उपचार को क्षति पहुंचती है, तो जमानतदार को मुक्त कर दिया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर अगर अपना लायबिलिटी मतलब कि अपना जो कर्तव्य है वो श्योरिटी के प्रति
नहीं किया, जमानतदार के प्रति नहीं किया, प्रतिभू के प्रति नहीं किया, तो प्रतिभू अपने काम से मुक्त हो जाता है, अपने लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। तो ये कहा गया है कि अगर ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर अपना कोई भी कर्तव्य जो जमानतदार के प्रति, श्योरिटी के प्रति उसको निभाना था, वो नहीं निभाता है ऋणदाता यानी क्रेडिटर, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो प्रतिभू है या जमानतदार है या श्योरिटी है, वो मुक्त हो जाता है अपने कर्तव्य से, उसका कोई कर्तव्य फिर नहीं रह जाएगा। वो हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से भी निकल जाए, ये सेक्शन 139 बोलता है। ठीक है ना। उदाहरण देखो भाई, इलिस्ट्रेशन इसमें देखना पड़ता है आपको। ऋणदाता द्वारा देनदार की चूक के बारे में जमानतदार को सूचित न करना या गिरवी रखी गई संपत्ति को सुरक्षित न रखना। मतलब कि ऋणदाता जो क्रेडिटर है द्वारा देनदार की चूक के बारे में, अब जो प्रिंसिपल डेटर है, देनदार है, उसने किसी तरह का चूक कर दिया है और इस ऋणदाता ने यानी क्रेडिटर ने ये बात श्योरिटी यानी जमानतदार यानी प्रतिभू को नहीं बताई है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो जमानतदार होगा कहेगा कि तुम लोग आपस में समझो, हम तो चले, हम श्योरिटी नहीं देंगे, हम अपने श्योरिटी से भाई हाथ पीछे खींचते हैं, ये कह सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋणदाता का ये कर्तव्य बन रहा था कि वो जमानतदार को इसके बारे में इन्फॉर्म करे, देनदार की किसी चूक के बारे में इन्फॉर्म करे। नहीं इन्फॉर्म करेगा तो थोड़ी ना ये सपना देख रहा है। ठीक है ना। चलो अब केस लॉ देख लो भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रेमको सा मिल का केस है, 1983 का केस है। इसमें न्यायालय ने जमानतदार को, जमानतदार मतलब प्रतिभू श्योरिटी, न्यायालय ने जमानतदार को मुक्त कर दिया क्योंकि बैंक समय पर मुख्य देनदार से बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा। मतलब कि एक लिमिटेशन होता है, आप परिसीमा अधिनियम पढ़ेंगे आगे के अपने सेमेस्टर में, आई होप 5th या 6th सेमेस्टर में परिसीमा जो अधिनियम है वो पढ़ेंगे। उसमें ये बोला गया है कि जो भी केसेस हो रहे हैं या फिर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो रहा है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको केस कर देना है, उस टाइम पीरियड में आपको डिमांड कर देना है उस पैसे की लिए। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप कोर्ट के द्वारा उस पैसे को डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है ना। आपको कोर्ट के द्वारा रेमेडी नहीं दिलवा पाएगी अगर लिमिटेशन के अंतर्गत रहते हुए आपने काम नहीं किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रेमको शामिल में ये होता है कि जमानतदार जो है, ऋणदार जो होता है, ऋणदार मतलब कि क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर, क्रेडिटर अपना जो बकाया है वो देनदार यानी प्रिंसिपल डेटर से वसूलने की कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है ना, कोई कार्रवाई नहीं करता है या समय के भीतर वो कार्रवाई करने में विफल रहता है। तो इस कंडीशन में जो जमानतदार होगा उसकी कोई लायबिलिटी यानी श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी उस ऋण को चुकता करने में। ठीक है ना। ये चीज केस लॉज में बोला गया। किस केस लॉज में, आप देखो मैंने बता दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रेमको शामिल में। ठीक है। चलो अब देखो, अगर इतनी चीजें आपको डिस्कस की जा रही हैं तो आप इस पे 100 to 150 वर्ड्स भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिलीवरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कमेंट। कह रहा है कि जो डिलीवरी है डज नॉट अमाउंट द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अब मान लो कि आप ऑर्डर किए, मिंत्रा से ऑर्डर किए, लेट्स सपोज मिंत्रा से ऑर्डर किए। ओके। अब ये आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, घर है यहाँ पे और वो ला करके कहा आपके घर के पास ही सामान रख के चला गया। ठीक है। अब कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये आपको नहीं पता, आया सामान रख के चला गया, तो क्या इसको डिलीवरी ऑफ गुड ये तो कर दिया मिंत्रा वाला, लेकिन क्या मैंने घर से निकल के इसको एक्सेप्ट किया, नहीं किया, नहीं किया ना। तो वही कह रहा है कि क्या सिर्फ डिलीवरी ऑफ जो गुड्स है उसको एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स भी मान लिया जाएगा, यही आपको बताना है सेल्स ऑफ गुड्स के अंडर। इसीलिए ओटीपी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है ना। अब ओटीपी आता है जब भी आप लेने जाएंगे तो ओटीपी आएगा, जिससे मिंत्रा वालों को पता चल जाएगा कि हाँ आपने एक्चुअल में सामान को क्या किया है भाई, एक्सेप्टेंस किया है, आपने उस सामान को लिया है। ठीक है। इसलिए ओटीपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आया। जब ऑर्डर करते होंगे आपको तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिएगा। एक मिनट। हाँ देखो भाई, अब यहाँ पे देखो
वही कह रहा है कि क्या सिर्फ डिलीवरी डिलीवरी डज नॉट अमाउंट द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, मेयर डिलीवरी जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स नहीं है, ये सेल्स ऑफ गुड्स के अंडर, इसके इस पे टिप्पणी आप कीजिए इस कथन का। तो कह रहा है कि अंडर सेक्शन 42, मतलब कि 42 जो सेक्शन है, सेक्शन 42 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मेयर डिलीवरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेप्टेंस। सेक्शन 42 यही बोलता है कि केवल डिलीवरी एक्सेप्टेंस नहीं बनाती है। एक्सेप्टेंस रिक्वायर होता है बायर इनिमेटिंग द सेलर, बायर डूइंग एनी एक्ट एडॉप्टिंग the goods like resell or upsearch, buyer retaining the goods beyond the reasonable time without rejecting। मतलब कि अगर एक्सेप्टेंस लेना है, मतलब सेलर अगर गुड डिलीवरी कर रहा है तो बायर को क्या करना पड़ेगा, बायर को सेलर को ये कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैंने सामान जो है वो ले लिया है, एक्सेप्टेंस ऐसे होगा। दूसरा कह रहा है कि बायर डूइंग एनी एक्ट, या फिर बायर को वो चीज किसी भी तरह की और चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे ये पता चले कि हाँ बायर ने सेलर को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, बायर रिटेन द गुड्स बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम विदाउट रिजेक्टिंग। जैसे आप मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो उसमें 7 दिन का रिटर्निंग होता है, 15 दिन का रिटर्निंग होता है। अगर आप उस दिन में नहीं रिटर्न करते हो, इसका मतलब ये है एक रिजनेबल टाइम के अंदर आप रिजेक्ट नहीं करते उस सामान को, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, तो याद रहेगा सेक्शन 42 में क्या दिया है, मेयर डिलीवरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, केवल डिलीवरी ही एक्सेप्टेंस नहीं बनाती है। उसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए बायर को ये 3 चीजें करनी पड़ती है जो मैंने आपको बताया। केस लॉस क्या है, परकिंस वर्सेस बेल का केस है 1820 का। इसमें बोला गया मेयर डिलीवरी विदाउट एग्जामिनेशन और अप्रूवल डज नॉट अमाउंट द एक्सेप्टेंस। अगर केवल डिलीवरी कर दी गई और उसके एग्जामिनेशन नहीं की गई कि इसमें क्या है, या फिर अप्रूवल नहीं दिया गया बायर के द्वारा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आगे की चीज आप देख सकते हो। हिंदी में वही है बेटा, माल की बिक्री अधिनियम के तहत डिलीवरी माल की स्वीकृति के बराबर नहीं है। इस पर टिप्पणी कीजिए, जो टिप्पणी किया मैंने वो आप लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग हिंदी में ऑब्वियस सी बात है डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इंग्लिश और एक क्वेश्चन हिंदी। अब यहाँ फर्मों के गैर पंजीकरण के परिणाम क्या है। जो फर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होते हैं, वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो भी पार्टनरशिप बन रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी ही है। ठीक है, तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या गैर रजिस्ट्रेशन है, उसका नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो उसका परिणाम क्या होता है रजिस्ट्रेशन ना कराने का। तो पहला क्या कह रहा है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, की धारा का सेक्शन 69 इसको परिभाषित करता है, इसके बारे में बताता है कि क्या परिणाम होता है रजिस्ट्रेशन ना करवाने का पार्टनरशिप फर्म का। तो अपंजीकृत फर्म संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए तीसरे पक्ष पे मुकदमा नहीं कर सकता। तो इसमें मान लो कि अगर इन्होंने किसी के साथ नॉन रजिस्ट्रेशन वाली फर्म किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिए है और सामने वाला व्यक्ति उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं अपना रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उसने ऑब्लिगेशन अपने दिए होंगे वो नहीं फुलफिल कर रहा है, तो ये पार्टनरशिप जा करके कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम से कि हाँ भैया इसने मेरे साथ ऐसा संविदा कुछ किया था, ठीक है, वो नहीं कर सकती। कोई भागीदार साझेदारी विलेख से उत्पन्न अधिकारों के प्रवर्तन के लिए फर्म या किसी अन्य भागीदारी पर मुकदमा नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो अगर फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उसमें से कोई पार्टनर्स आ रहा है, जा रहा है, या फिर उनका अधिकार किसी तरह का हनन हो रहा है, इसके लिए कोर्ट में मुकदमा नहीं जाएगा, वो आपस में समझे। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि फर्म अपने तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा किया जा सकता है भले ही वो पंजीकृत ना हो। ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में किसी को लॉस हो रहा है, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो मैं ही हूँ, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म से जो है वो जुड़ी हुई हूँ, या फिर मैंने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ उसमें पैसा लगाया हुआ है, और वो पैसा मुझे पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं, वो फर्म मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति जा करके भले ही उस नॉन रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे केस कर सकते हैं। ये चीज याद रखना आपने। ठीक है ना, केस लॉज यहाँ पे देख लो भाई,
केस लॉज जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजारिया ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड 1964 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपंजीकृत फर्मों को वैधानिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि भैया जो अपंजीकृत फर्म है ना, उनको लीगल रेमेडीज बहुत सारी नहीं मिलती, उनको लीगल जो है वो डिसेबिलिटीज झेलना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1E डिफाइन प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टेटूटरी प्रोविजन एंड डिसाइडेड केसेस। मतलब गिरवी को आप डिफाइन कीजिए, गिरवी को आप डिफाइन कीजिए कुछ डिसाइडेड केसेस के माध्यम से। चलो देख, तो प्लेस जो है वो सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है। डिलीवरी ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। प्लेज क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, और किस रूप में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है? सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में। अगर कोई चीज आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है ना, कि आप अगर पेमेंट ऑफ डेट, किसी व्यक्ति से अगर आप उधार ले रहे हो और उस डेट के लिए आप क्या दे रहे हो? कोई सिक्योरिटी दे रहे हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स दे रहे हो उस सिक्योरिटी को, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो जो प्लेज गुड है वो पावनर के द्वारा जो है वो पावनर नहीं पावनी के द्वारा जो है वो सेल कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो, इसेंशियल ऑफ गुड्स, आई होप आपने प्लेस जो है वो पढ़ा होगा, गिरवी की संविदा आपने पढ़ी होगी, तो आपको पावनर पावनी समझ में आ रहा होगा। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? प्लेज में डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, मतलब कि जो माल का है, माल परिदत्त होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए उसकी। दूसरा कह रहा है पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब गिरवी जो रख रहे हैं उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न ऑफ द गुड अपॉन डेट रिपेमेंट, और ये ऋण के लिए होना चाहिए। पर्पस क्या है? कि ऋण लिया है, ऋण को चुकाने के लिए ही आप अगर ऋण नहीं चुका पाए तो उसके एवज में सुरक्षा या गिरवी रखा जाता है। और जैसे ही डेट जो है, जैसे ही आपने ऋण चुकाया, रीपेमेंट किया, वैसे ही सामान क्या हो जाता है? पावनर के पास वापस आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, राइट ऑफ पावनी, पावनी मतलब जिसके पास आप सामान गिरवी रख रहे हो वो पावनी है। तो पावनी का राइट जो है वो रिटेन करने का है, सामान को रखने का है, कब तक? जब तक कि पावनर उसको वापस ना करे उसका पैसा, ठीक है ना। और राइट जो है वो पावनी का ये भी है कि अगर पावनर पैसा नहीं दे रहा है, उसका ऋण नहीं दे रहा है स्टिपुलेटेड टाइम में, तो वो उसको एक नोटिस दे करके क्या कर सकता है? मतलब पावनी नोटिस दे करके पावनर को उस सामान को बेच करके अपना ऋण का भुगतान कर सकता है, ठीक है ना। अब इसका केस देखो, केस लॉस क्या है? ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट emphasized that place is valid only if there is a delivery of possession। देखो, लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्लेज, गिरवी तभी वैलिड है जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो। बिना डिलीवरी ऑफ पोजेशन के आप प्लेज नहीं कर सकते। जब कोई गुड आप रखोगे, और ऑब्वियस सी बात है मूवेबल गुड्स यानी कि चल संपत्ति इसमें रखनी होती है, ना कि अचल संपत्ति। जमीन वगैरह आप गिरवी नहीं रखोगे, जमीन बंधक पे रखी जाती है, ठीक है, मॉर्गेज होता है, ठीक है। तो प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, एक तरह का उपनिधान है, ये बेलमेंट है जो सिक्योरिटी ला देता है। बेलमेंट में आप सिक्योरिटी नहीं रखते हो, बिना सिक्योरिटी के आपके सामान मिल जाता है यूज करने के लिए, लेकिन अगर प्लेज में कोई ऋण ले रहा है तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ओके, चलो, ये हिंदी में वही चीज है, हिंदी वाले बच्चे एक बार जरूर देख लोगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चल हिंदी में देखना है इसको हमको। क्या कह रहा है? क्या कोई एजेंट अपना अधिकार दूसरे को सौंप सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? मतलब जो एजेंट होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा होगा, उसमें दो पार्टीज है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एजेंट को प्रिंसिपल जो होता है वो अपना अधिकार डेलीगेट करता है, सुपुर्द करता है, सौंपता है, ठीक है। तो एजेंट को तो प्रिंसिपल के द्वारा अधिकार सौंपा गया है, लेकिन क्या एजेंट भी अपना अधिकार किसी को सौंप सकता है, डेलीगेट कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में, ये बताओ, ठीक है ना। सामान्य नियम ये है कि धारा 190 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है 1872 की, ये कहती है कि कोई एजेंट अपना अधिकार तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अनुमति ना दी जाए।
मतलब एजेंट अभिकर्ता तभी अपना अधिकार सौंपेगा किसी को जब क्या हो भाई, जब अनुमति दी जाए उसको, किसके द्वारा, तो स्वामी के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा। लेकिन अपवाद है, अपवाद इसका एक्सेप्शन है, पहले तो परमिशन लेगा वो, लेकिन अपवाद है कि किन किन दशाओं में एजेंट अपना अधिकार दूसरे को भी सौंप सकता है। कि अगर व्यापार की प्रथा हो, मतलब कस्टम ही ऐसा हो कि उस व्यापार में जो आएगा वो एजेंट अपना पावर जो है डेलीगेट कर पाएगा किसी तीसरे व्यक्ति को, अगर व्यापार की प्रथा ही वो है तो। एजेंसी की प्रकृति इसकी मांग करती है। अब यहाँ पे देखो, अगर एजेंसी ही ऐसी है, अगर कोई मैकेनिकल काम है या फिर एजेंसी इस प्रकार की है जिसमें जब तक एजेंट किसी को अपना अधिकार नहीं देगा, मतलब कि अधिकार डेलीगेट नहीं करेगा, तब तक वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस समय एजेंट अपना अधिकार जो है दूसरे को सौंप कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तीसरा कह रहा है नियमित प्रकृति के कारण, रेगुलर उसके कार्य हैं अगर, तो उसमें भी कर सकता है। अब इमरजेंसी की स्थिति में भी एजेंट अपना कार्य दूसरे को सौंप सकता है। और पांचवा, प्रधान की स्पष्ट और निहित सहमति, मतलब कि प्रिंसिपल का अगर कंसेंट है, ठीक है, चाहे इम्प्लाइड है चाहे एक्सप्रेस वो कंसेंट है, सहमति है, तो भाई एजेंट अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है। ठीक है ना, चलो याद रखना ये आप लोग। अब मैक्सिम क्या है इसका, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, मतलब कोई प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं सौंप सकता। ठीक है, मैक्सिम्स तो यही है कि डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, कि कोई प्रतिनिधि, एजेंट तो पहले से प्रतिनिधि ही है, क्या वो आगे भी प्रतिनिधि कर सकता है, अपना बना सकता है, तो नहीं बना सकता। जनरल यही रूल है, लेकिन इसके अपवाद यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अब केस लॉ में पन्ना लाल जानकी दास बनाम मोहनलाल 1991 का केस है। न्यायालय ने यह माना कि एजेंटों को अपने अधिकार के दायरे में काम करना चाहिए जब तक कि अपवाद या प्रतिमंडल को उचित ना ठहराया जाए। जब तक अपवाद की स्थिति ना हो तब तक एजेंट को अपने दायरे में रह करके ही काम करना चाहिए, और ये वाला मैगजीन फॉलो करना चाहिए, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। ठीक है, चलो आई होप ये आपको समझ में आया होगा 6 वो क्वेश्चन, और ऐसे अगर आप आंसर लिख करके आओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ओके, चलो, हालांकि हमारे पास टाइम कम है, आज 16 हो गया तो 17, हाँ कल ही आपका पेपर है, लेकिन एक आइडिया रख लो, एक सिनॉप्सिस बना लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, कि अगर ऐसी चीजें आती हैं तो हमें ऐसे ऐसे आंसर लिख करके आना है। ठीक, चलो, अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें आपका केस था, वही जो मैंने बताया था कि केस आपको दे देता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। इस क्रेडिटर डिले इन सुइंग द प्रिंसिपल डेटर अ गुड्स डिफेंस फॉर श्योरिटी। फैक्ट समरी क्या थी, पहला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्या मुख्य देनदार पर मुकदमा करने से लेनदार की देरी जमानत के लिए अच्छा बचाव है। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से क्वेश्चन है, मतलब प्रिंसिपल डेटर, मुख्य देनदार क्या कौन है, प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर पर, क्या प्रिंसिपल डेटर पर मुकदमा करने से जो लेनदार की देरी जमानत के लिए एक अच्छा बचाव है। मान लो कि अगर जो क्रेडिटर है, मतलब कि लेनदार जो है वो अगर मुख्य देनदार पर यानी कि प्रिंसिपल डेटर पे कोई मुकदमा कर देता है, तो क्या एक अच्छा बचाव है जमानतदार या श्योरिटी के लिए कि वो बच जाएगा इससे, यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्ट समरी क्या कह रहा है, जरा देख लो क्या क्या फैक्ट है इसमें, कि मनोहर ओज अ डेप्ट टू इमरान, मतलब मनोहर पर इमरान का कर्ज है, मनोहर जो है वो इमरान से कर्ज लिया हुआ है। अब्दुल इज अ श्योरिटी, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अब्दुल क्या है, श्योरिटी है। ठीक है ना, प्रतिभू है। डेप्ट बिकम्स पेएबल, मतलब कि ऋण देय हो जाता है, मतलब लैप्स कर जाता है, उसका टाइम आया, लेकिन मनोहर इमरान को पेमेंट नहीं कर पाया। इमरान वेट्स अ ईयर बिफोर सुइंग, इमरान ने, जिसने मनोहर को पैसा दिया था उधार ने, उसने वेट किया 1 साल तक कि भैया देगा पैसा, शू करने से पहले, केस करने से पहले मनोहर पे। इन दैट टाइम मनोहर बिकम्स बैंकरप्ट, और उसी समय, उसी 1 साल के दौरान जो मनोहर है जिसने इमरान से पैसा लिया था, वो भैया क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि वो अपने कर्जे चुकाने के काबिल नहीं रह जाता है। अब्दुल आर्ग्यूज दैट दिस डिले डिस्चार्ज हिम एज अ श्योरिटी, और
तब मान लो कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर नहीं भरेगा अपना ऋण, तो ऑब्वियस सी बात है श्योरिटी पे आएगा, श्योरिटी के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, श्योरिटी या प्रतिभू भरेगा उसका कर्जा। लेकिन अब्दुल ये आर्ग्यू करता है, अब्दुल जो श्योरिटी होता है, कि भैया क्योंकि इमरान, इमरान यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर तुमने क्या किया, डिले किया, देरी किया इस पे केस लाने में, इसीलिए मैं अपने प्रतिभू या श्योरिटी से मुक्त हो गया हूँ। ठीक है, अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो भैया देखो मॉडल आंसर देखो इसका क्या कह रहा है, रेलेवेंट लॉ क्या कहता है इससे रिलेटेड, सेक्शन 137 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है, मेयर फॉर वेरियंस मतलब कि केवल डिले बाय द क्रेडिटर टू शू द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। तो सेक्शन 137 बोल दे रहा है कि अगर क्रेडिटर डिले कर रहा है केस करने में प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी यानी प्रतिभू अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, अपने श्योरिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, वो लाइबल रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन इसको आप ऐसे दे सकते हो सेक्शन 137 से बता करके, और इसको आगे कर सकते हो। ठीक है, अब केस लॉज अगर देना चाहो तो केस लॉज दे दो भाई। केस लॉज इसमें क्या है, एक मिनट, केस लॉज अगर देना चाहो तो महंत सिंह वर्सेस युबाई का केस है, डिले इन सुइंग द प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेमको सॉमिल 1983 का केस है, इसमें यही कह रहा है डिले अलोन इज नॉट वैलिड डिफेंस फॉर द श्योरिटी टू डिस्चार्ज। मतलब अगर डिले कर रहा है प्रिंसिपल सॉरी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस लाने में, इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन करेंगे, क्या एप्लीकेशन होगा, इमरान डिड नॉट टेक एक्शन फॉर अ ईयर बट इट अ मेयर फॉरबिडेंस, ये सिर्फ डिले है। नो एक्टिव एक्ट ऑफ ऑमिशन इम्पेयर्ड बाय अब्दुल रेमेडी, मतलब कि कोई अब्दुल को रेमेडी नहीं मिलेगी, अब्दुल जो श्योरिटी है उसको अपना प्रतिभू के लिए लाइबल होना ही पड़ेगा। देयरफॉर अब्दुल रिमेन्स लाइबल, अब्दुल क्या रहेगा भैया, लाइबल रहेगा अपने जमानत के लिए, अपने प्रतिभू के लिए जो उसने उसको मनोहर को दी। ठीक है, चलो ये आपका हो गया इस तरीके से आपको पूरा मॉडल आंसर ऐसे करना है। 2 का ए हो गया, इसी तरह 2 का बी, 3 और जितना भी 3 का था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, देख लो भाई क्या क्या करना है, एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको फैक्ट ऑफ द समरी अगर चाहे तो आप लिख दो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, रेलेवेंट सेक्शन लिख दोगे कि हाँ इसमें ये होगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, उसके बाद आप लिखोगे केस लॉज अगर उससे रिलेटेड आता है तो, और उसके बाद सुनाओगे अपना डिसीजन कि हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या होना चाहिए उस फैक्ट में। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस केस को एक्सप्लेन हम करेंगे और वैसा रेमेडी इसका बताएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन था मॉडल के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। सेक्शन सी क्या कह रहा है भाई, डिफाइन बेलमेंट हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द सेल्स एंड बेली लीन। तो कह रहा है कि बेलमेंट को परिभाषित कीजिए, यह बिक्री और बेली ग्रहणीकरण से किस प्रकार भिन्न है, मतलब ये सेल से किस प्रकार बेली का ग्रहण करने का एक राइट होता है, बेली का ये राइट होता है कि वो सामान तब तक अपने कब्जे में रख सकता है जब तक बेलर उसका खर्चा ना दे दे। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि बेली का लीन जो है, लीन का राइट और सेल में दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ और बेलमेंट को एक्सप्लेन करो। तो बेलमेंट आप जानते ही हो कि उपनिधान जो है ये सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, और इसका परिभाषा भी देख लो कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, जो बेलर से है, बेलर डिलीवरी करता है टू अनदर पर्सन यानी बेली को किसी पर्पज के लिए, फॉर सम पर्पज, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर, द गुड्स शैल बी रिटर्न, और संविदा क्या होती है कि ये जो सामान मैं दे रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस कर दिया जाएगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा जब पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है ना, यही कह रहा है। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है बेलमेंट के, तो भैया डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, माल की डिलीवरी होनी चाहिए, माल परिदत्त होना चाहिए। दूसरा कह रहा है डिलीवरी मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जो डिलीवरी किया जा रहा है माल का, इसमें रिमूवेबल प्रॉपर्टी ही आएगी। ठीक है, उसके लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा कह रहा है रिटर्न ऑफ द गुड्स,
मतलब जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होगा वैसे ही रिटर्न कर दिया जाएगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए, दैट इज बेलर और बेली दोनों का कंसेंट जो है वो होना चाहिए। ये आवश्यक तथ्य है किसके, बेलमेंट के। अब डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो भाई बेलमेंट जो है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है। लेकिन सेल में क्या होता है, सिर्फ पोजीशन नहीं ट्रांसफर होता बल्कि ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, इसमें गुड रिटर्न किया जाता है, इसमें गुड नहीं रिटर्न करा जाता है, इसमें टेम्पररी के लिए होता है और ये परमानेंट होता है। ठीक है ना, कंसिडरेशन में नॉट भी, इसमें प्रतिफल जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन इसमें प्रतिफल सेल में हमेशा होगा। ठीक है ना, चलो हिंदी में भी यही चीज है। अब यहाँ पे देखो भाई, बेलर्स की लीन के राइट, मतलब बेली का ग्रहणाधिकार, मतलब ये सेक्शन 170 और 71 में ये बोला गया है कि बेली के पास ये अधिकार है कि वो बेलर का गुड तब तक रख सके जब तक कि बेली का जो खर्चा है उसको ना मिले। ठीक है, जैसे कि ये काऊ वाला एक एग्जाम्पल आता है। ठीक है, काऊ वाला एग्जाम्पल आता है, एक बेलर होता है, जो बेलर वो क्या करता है, अपनी काऊ पड़ोसी के यहाँ दे करके चला जाता है, यानी बेली को दे करके चला जाता है 2-4 महीने के लिए। ठीक है, काऊ मान लो बीमार हो गई है और काऊ के उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है इस बेली का, तो अब ये आया बेलर सामान मांगने वापस, मतलब अपनी काऊ मांगने वापस बेली से, तो बेली ने मना कर दिया और बेली ने बोला कि भाई जब तक तुम पैसा नहीं दोगे काऊ में तुम्हारे जितना भी खर्च हुआ है इसके उपचार में, तब तक मैं सामान नहीं दूंगा। तो ये क्या है, बेली का राइट है। बेली का कौन सा राइट है, बेली के ग्रहण करने का, ग्रहणाधिकार का राइट है, यानी कि बेलीज लीन का ये राइट है, बेली राइट्स टू लीन है ये। ठीक है ना, और जैसे ही ये पेमेंट कर देगा बेलर, वैसे ही काऊ क्या कर देगा, इसको वापस कर देगा। ठीक है, तो लीन का मतलब क्या होना, अपने पास धारण करके रख लेना, राइट टू रिटेन द गुड्स टिल द ड्यूज द पेड। ठीक है ना, दो तरह के लीन होते हैं, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लीन। ठीक है, पर्टिकुलर लीन, बेली कैन रिटेन गुड्स फॉर द डिस्चार्ज ड्यू टू सर्विस परफॉर्म्ड इन्वॉल्विंग द लेबर और स्किल, मतलब रिपेयर वगैरह के लिए पर्टिकुलर लीन किया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने घड़ी दी, घड़ी आपने बनने के लिए दी, अब घड़ी बनाना रिपेयर किया है, वो तब तक पैसे आपका घड़ी रख सकता है जब तक आप पैसे दे करके इसको वापस ना ले। जनरल लीन क्या होता है, जैसे बैंकर्स, फैक्टर, वेयरफेयर्स या फिर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट में चीजें यूज होती है। लीन का मतलब चीजों को रिटेन करके रखना। ठीक है, चलो अब केस लॉस देखो, कल्याणी बेवरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक्स राइट टू जनरल लीन अपहेल्ड, तो बैंक ने इसमें मतलब कि इसमें एक पार्टी जो बेलर होगा उसने अपना जो भी लाइबिलिटी है वो नहीं डिस्चार्ज किया, नहीं पूरा किया होगा, डिस्चार्ज किया होगा, तो बैंक क्या किया, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी मोबाइल चीजें थी, उसको रिटेन करके रख लिया। ठीक है, इसी तरह सूर्या इन्वेस्टमेंट है, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह आप जब डिफाइन करोगे बेलमेंट में, तो बेलमेंट में क्या क्या चीजें डिफाइन कर देना। सबसे पहले तो बेलमेंट क्या है वो डिफाइन करना, बेलमेंट क्या है, पार्टीज कितनी होती है, सेक्शन अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हु कैन बी बेली एंड हु कैन बी बेलर, ये देख लेना। बेलर के राइट क्या है, बेली के राइट क्या है, बेलर की लाइबिलिटी क्या है और बेली की लाइबिलिटी क्या है, ये देख लेना। इतना तो कम से कम आप कर करके आओगे, अगर बेलमेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो एक आध केसेस भी डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, इलस्ट्रेशन भी कोशिश करना कि हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इन एजेंट पर्सनली लाइबल, मतलब कि एजेंट व्यक्तिगत रूप से कब उत्तरदायी होता है। तो देखो भैया, जनरल रूल सेक्शन 230 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कह रहा है, एन एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कह रहा है कि अगर एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने स्वामी, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। जनरल रूल तो यही है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब लाइबल होता है ये, तो लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि कब एजेंट लाइबल हो जाता है किसी ऐसे काम के लिए जो एजेंसी में रहते हुए उसने किया है। ठीक है ना, इसमें अगर एजेंट ने काम कोई किया है अपने मन से, तो इसमें एजेंट तो लाइबल होगा ही अपने काम के लिए, लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल भी लाइबल होगा, बोथ लाइबल होंगे।
मान लो फॉरेन प्रिंसिपल है, इफ द प्रिंसिपल रिसाइड अब्रॉड, मान लो कि अगर प्रिंसिपल जो स्वामी है उसने एजेंट तो इंडिया में नियुक्त कर दिया है, लेकिन वो कहाँ रहता है, विदेश में रहता है, तो हर बात नहीं ना वो साइन करवाने या पूछने या सेल कराने विदेश से आएगा, तो उसके बिहाफ पे कौन काम करेगा, एजेंट, और एजेंट ने जो भी काम किया है एजेंट तो उसके लिए लायबल होगा ही, लेकिन प्रिंसिपल भी उसके लिए लायबल होगा। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल है वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, अब प्रिंसिपल एजेंट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है कि हम जो है प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल है या एजेंट है, तो वहां पे जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, तो मतलब एजेंट के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो थर्ड पर्सन किसको पकड़ेगा भैया, एजेंट को पकड़ेगा, एजेंट लायबल होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो बैठा हुआ प्रिंसिपल है वो भी लायबल हो जाएगा एजेंट के एक्ट के लिए। प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड, अब कह रहा है व्हेन द प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड दैट इज माइनर लीगल डिसेबिलिटी। अब मान लो प्रिंसिपल जो है वो माइनर है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो माइनर है, वो एजेंसी में दिया हुआ कोई चीज, तो ये सू नहीं हो सकता, मतलब अगर प्रिंसिपल माइनर है तो ये सू नहीं हो सकता। एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर है एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि भैया एजेंट तो अगर तुम अपना काम करोगे तो तुम अपने लिए पर्सनली लाइबल हो गए, अगर ऐसा है तो एजेंट वहां लाइबल होगा, ठीक है ना। अगर ट्रेड या यूजेज या कस्टम ऐसा करता है कि वहां एजेंट को ज्यादा लाइबिलिटी दिया जाता है तो वहां एजेंट पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है ना। अगर एजेंट की एक्सीड अथॉरिटी हो रही है, अगर एजेंट को मान लो इतना इतना अधिकार दिया गया है, लेकिन एजेंट कितना अधिकार अपना रहा है, इतना अधिकार परफॉर्म कर रहा है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा अधिकार है ना उसके लिए कौन लाइबल होगा, जो जो परफॉर्म किया गया एजेंट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट, ओनली एजेंट विल लाइबल, ठीक है, याद रखना। अब रेलेवेंट केस इसके कौन कौन से हैं, रेलेवेंट केस लॉज, तो केगली केगली मैक्सचेट कंपनी वर्सेस दुरंत 1909 का 1901 का केस है। एंड अनडिस्क्लोज एजेंसी मेक्स द एजेंट लाइबल, अगर एजेंसी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कौन इसका प्रिंसिपल है, कैसे एजेंसी फॉर्म हुई है, और कोई भी अगर एक्ट हो जाता है एजेंट के द्वारा तो एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाता है इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे पन्ना लाल जानकी दास वर्सेस मोहन लाल का केस है 1951 का, कह रहा है एजेंट लाइबल वेयर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इज इन्वॉल्व, एजेंट लाइबल होगा वहां पे जहां एजेंट के द्वारा कोई भी चीज मिसरिप्रेजेंट करी गई होगी। कुक वर्सेस विल्कर का केस है फॉरेन प्रिंसिपल एजेंट इज पर्सनल लाइबल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड, ठीक है। इसमें देखो 3 केसेस आपको मिल गए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट जो दिया था कि द लॉ विच सुपरसेड्स द लायबिलिटी ऑफ एजेंट डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जो कथन दिया गया था कि जो कानून एजेंट की देयता को बढ़ाता है वो प्रिंसिपल की देयता को कम नहीं करता, यही स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विशेष मामलों में एजेंट पर देयता जोड़ने से प्रिंसिपल की अपनी देयता कम नहीं होती। अगर एजेंट किसी मामले में अपने आगे आकर के कोई फैसला ले ले, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी कम हो जाएगी, एजेंट की अगर लायबिलिटी बनेगी तो प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी बनेगी। तथ्यों के आधार पर दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कथन आप सत्यापित करते हुए आंसर देंगे, ठीक। चल अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 का ए आ गया, ये शायद इधर उधर कर दिया गया है, मॉडल आंसर है, आप इसको देख लेंगे। 3 का ए क्या कह रहा है, क्लेम फॉर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड सेफ इन प्लेस, मतलब बीमा और गिरवी रखे तिजोरी की लागत का दावा, तो ये भी उसी से रिलेटेड है जो केस आपको दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने देगा, तो इसको आप पढ़िएगा, फैक्ट रिकैप पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ के फैक्ट देखिएगा, और साथ में रेलेवेंट लॉज कौन कौन से हैं प्लेस से रिलेटेड वो देखिएगा। उसके बाद लीगल प्रिंसिपल क्या क्या अप्लाइड होते हैं ये आप देख सकते हैं, फिर केस लॉज देख सकते हैं। तो क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, निष्कर्ष आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है दैट्स वाई मैं दोबारा उसको नहीं समझाने जा रही हूँ, तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे केस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप पढ़ करके और उसका आंसर लिखेंगे, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, समझ करके आप एक बार गो थ्रू वो लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो
सेक्शन सी का जो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कह रहा है कि डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, दोनों में अंतर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट मतलब पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो जाती है कोर्ट के द्वारा, ये आप बताइए। एक आंसर देखिए इसका भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस देखिए। Change in relationship between partners may occur without ending the business, that is admission, retirement, that firm continues with the new partner। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर किसी व्यक्ति की हो रही है, किसी व्यक्ति का अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फर्म ही डिसोल्यूट हो जाएगा। मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 मेंबर है, उसमें से एक एक व्यक्ति जो है वो छोड़ करके जा रहा है पार्टनरशिप, तो क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म पूरा डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना, वो पार्टनरशिप फॉर्म फिर भी चलेगा। तो जब रिलेशनशिप पार्टनर्स में चेंज होता है, मतलब कोई एक जाता है कोई दूसरा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म अगर एक बार खत्म हो गया तो उसके सारे मेंबर्स भी उससे रिश्ता तोड़ लेंगे, ठीक है। कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो कंप्लीट बिजनेस को शट करवा देता है, बंद करवा देता है। अब वो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो म्यूचुअल कंसेंट बाय ऑल द पार्टनर्स हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि कैसे पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो विघटित होता है कोर्ट के द्वारा, ये बताया गया है सेक्शन 44 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो पहला कह रहा है इंसेंटिव ऑफ द पार्टनर। अब कह रहा है कि वेयर द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड, मतलब कि पार्टनर जो है वो क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, तो ये ग्राउंड बन सकता है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज हो जाए कि पार्टनर्स जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए, तब भी डिसॉल्व हो जाता है, विघटित हो जाता है पार्टनरशिप। मिसकंडक्ट अगर कर दिया है उस फॉर्म में तो भी वो विघटित हो जाता है। परसेंटेज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर उसने किसी तरह का एग्रीमेंट किया पार्टनरशिप में और बार बार लगातार उसको विलफुल जानबूझ के उसकी उल्लंघन कर रहा है, बीच कर रहा है, तो भी पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो विघटित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनर जो है वो ट्रांसफर कर दे अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को, तो भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। कंटिन्यूस लॉसेस, अगर फर्म जो है लगातार काफी समय से कॉन्टिन्यूस लॉसेस झेल रही है, तो भी वो डिसॉल्व होने का ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जैसे कि बेड डाउन ऑफ ट्रस्ट, डेडलॉक हो गया या फिर अदर फेयर रीजंस जो है उसके वजह से, मतलब कि न्याय संगत अगर कोई रीजन है, न्यायोचित अगर कोई रीजन है, तो उस भी रीजन पे जो फर्म है उसका विघटन हो सकता है, ठीक है। केस लॉज इसमें देख लो भाई, रामेश्वर दयाल वर्सेस केदारनाथ का केस है, इसमें फॉर्म डिसॉल्व ड्यू टू द डेडलॉक एंड हॉस्टिलिटी अमंग द पार्टनर्स, मतलब कि साझेदारों के बीच गतिरोध, दुश्मनी बढ़ गई पार्टनर्स के बीच में ही, तो इस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। फिर उसके बाद हाजी इस्माइली संत वर्सेस कुनी मोहम्मद का केस है, मिसकंडक्ट बाय वन पार्टनर लीडिंग टू फॉर्म, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक पार्टनर मिसकंडक्ट कर दिया और इस वजह से भी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है ना। कंक्लूजन इसका आप लिखोगे, और हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बीच में जो बॉडी है, बॉडी में क्या आप लिख सकते हो, इसेंशियल्स लिख सकते हो, उसके टाइप्स लिख सकते हो, इलिस्ट्रेशंस लिख सकते हो, ठीक है ना, इलिस्ट्रेशंस लिख सकते हो, केस लॉज लिख सकते हो, और लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। मतलब ये 3 होना चाहिए और बॉडी में ये सारी एक्स्ट्रा चीजें आ जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मींस कंप्लीट क्लोजर, आप जानते ही हो। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में कंटिन्यूड फर्म फिर न्यू स्ट्रक्चर, नए सिरे से बनाने के लिए भी पार्टनरशिप को वो कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। चलो 3 का बी भाई वही केस वाला ही है, चलो इसको मैं बता देती हूँ आपको कि 3 का बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू द लॉस एंड कोविड-19 इम्पैक्ट, मतलब कि ये एक कथन है जिसमें ये बोला गया कि भैया कोविड-19 आया और पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, लॉस में आ गई और उसकी वजह से वो डिसॉल्व हो गई। तो इसका फैक्ट रिकैप कर लेते हैं, जो फैक्ट दिया होगा 3B के आप देख लीजिएगा उस वाले क्वेश्चन से, जिसके पहले पीपीटी मैंने आपको क्वेश्चंस की बताया था उससे देख लीजिएगा। इसमें देखो MK, AK एंड BK स्टार्टअप पार्टनरशिप फॉर
5 years क्लॉथ बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप इन्होंने किया एमके एके और वीके ने 5 साल तक का क्लॉथ बिजनेस का। इनका कॉन्टिन्यूअस लाइन्स 3 साल तक वो क्या किए, कॉन्टिन्यूअस लॉस में चले ड्यू टू कोविड एंड अदर इश्यूज, मतलब 3 साल तक, 5 साल में 3 साल तक उन्होंने कोविड के वजह से लॉसेस झेले। एके एंड वीके वांट डिसॉल्व, एमके वांट टू कंटिन्यू। दो पार्टनर जो है वो फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक जो है वो डिसॉल्व करना चाहता है। इस कंडीशन में क्या हो, तो रेलेवेंट लॉज क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, सेक्शन 43 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट का कह रहा है, अ पार्टनरशिप एट विल कैन डिसॉल्व बाय नोटिस। तो एक पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, पार्टनरशिप, अगर नोटिस दे दिया जाए किसी पार्टनर के द्वारा कि हाँ डिसॉल्व करना चाहते हैं। सेक्शन 44 क्लॉज एफ कह रहा है कोर्ट कैन डिसॉल्व फर्म इफ बिजनेस सफर कॉन्टिन्यूअस। कोर्ट के पास भी अभी आपने देखा कि ये पावर है कि वो डिसॉल्व करवा सकता है किसी फर्म को अगर वो कॉन्टिन्यूअस लॉसेस में है। पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रैक्चुअल नॉट इटर्नल एग्रीमेंट और ग्राउंड्स कैन टर्मिनेट इट। अब यहाँ देखो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, ऐसा नहीं कि एक बार अगर कोई पार्टनरशिप आ गया, पार्टनर आ गया किसी फॉर्म में तो वो हमेशा ही रहेगा, वो आ भी सकता है जा भी सकता है, ठीक है। तो केवल एग्रीमेंट ही इसको डिसॉल्व कर सकता है। लीगल एनालिसिस क्या कहता है इसका, इस केस का, कि पार्टनरशिप इज नॉट अ विल, मतलब ड्यूरेशन फिक्स इसकी 5 साल तक का देखा जा रहा है बिजनेस। पार्टनरशिप इज नॉट एट विल, नीड्स एग्रीमेंट और स्टेटरी ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन। अब इसमें मान लो 3 लोग आए तो 3 लोग में से कोई एक लोग कहेगा कि खत्म कर दो चाहे स्टार्ट कर दो, उससे तो नहीं होगा, विल से तो नहीं, इच्छा से तो नहीं चलता है, एग्रीमेंट होता है, उसमें अदर जो मेंबर्स हैं पार्टनर्स हैं उनका भी तो चलेगा। तो एक स्टेटरी ग्राउंड होना चाहिए, एक विधिक जो है वो ग्राउंड होना चाहिए इसको खत्म करने का। कॉन्टिन्यूअस लॉसेस पे क्या कह रहे हैं, लॉसेस फॉर 3 consecutive years ड्यू टू कोविड-19 वैलिड ग्राउंड अंडर द, तो वैलिड ग्राउंड है भाई कि हाँ हो सकता है, जब नहीं चल रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। दिस एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अब 3 लोग थे, 3 लोग में दो दो कुछ और बोल रहे हैं, एक कुछ और बोल रहा है, तो डिसएग्रीमेंट भी है अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में। तो एडवाइस टू एके एंड वीके, मतलब कि एके और वीको को सलाह क्या दी जा सकती है, जो कह रहा है खत्म करने के लिए तीसरा पार्टनर, तो इसमें एके और वीके को सलाह दी जाएगी। और कैसी सलाह दी जाएगी कि फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 44 क्लॉज एफ फॉर द डिसोल्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूअस लॉस। एके और बीके को ये सलाह दी जाती है कि वो ऐसा याचिका करे कोर्ट में कि भैया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लॉस हुए हैं तो इस वजह से हम डिसॉल्व करना चाहते हैं। कैन ऑल्सो आर्ग्यू अंडर 44 क्लॉज डी जस्ट एन इक्विटेबल वर्ल्ड, क्योंकि डेडलॉक बहुत है, बहुत ज्यादा चीजें पीछे हो गई हैं, न्याय संगत है इसको खत्म करना, इसके आधार पे भी कर सकते हैं। एमके कैन नॉट यूनिलेटरी कंटिन्यू द फॉर्म विद द सेम नेम और कैपिटल अनलेस द पार्टनर एग्री। अब 2 पार्टनर चाह रहे हैं डिसॉल्व कराना, एक पार्टनर चाह रहा है कंटिन्यू कराना, तो 2 पार्टनर अगर बात ये कह रहे हैं कि हाँ कंटिन्यूअस लॉस में है और हम लोग निकलना चाह रहे हैं तो ये निकल सकते हैं। लेकिन क्या एमके अकेले ये चला सकता है, तो नहीं चला सकता, ये उसी नेम से वो दूसरा फॉर्म अपना एमके खोल ले, लेकिन जो एके वीके और एमके ने मिलकर फॉर्म बनाया था उस नाम पे एमके बिजनेस नहीं चला सकता, फॉर्म नहीं चला सकता। एक बार डिसॉल्व करने के बाद उसको अगर चलाना है तो नया फॉर्म ओपन करेगा, ठीक है। इसमें नारायप्पा वर्सेस भास्करा कृष्णप्पा का केस है। डिसोल्यूशन अलाउड व्हेन लॉस मेड इम्पॉसिबल टू कैरी बिजनेस, ठीक है, जब घाटे के कारण व्यवसाय चलना असंभव हो जाता है तो विघटन की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। इसी तरह रामेश्वर केदारनाथ का केस है, इसमें मतभेदों के कारण विघटन को बरकरार करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या होगा, एके एंड बीके कैन लीगली डिसॉल्व द फर्म बाय अप्लाइंग टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 44 क्लॉज एफ ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस एंड इम्प्रैक्टिबिलिटी टू कंटिन्यू द बिजनेस। इस कंडीशन में एके और बीके सक्सेसफुल हो गए बिजनेस को डिसॉल्व कराने में, किस ग्राउंड पे, क्योंकि लॉसेस में है और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वो बिजनेस को चला पाए, ठीक है। चल अब यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, व्हेन डज लायबिलिटी कमेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब कि क्षतिपूर्ति के अनुबंध का दायित्व कब से शुरू होता है। मतलब इंडेमनिटी यानी कि इंडेमनिटी में आप क्षतिपूर्ति करते हो तो क्षतिपूर्ति कब से शुरू होगा, क्या जब एक्चुअल लॉस हो जाएगा
तब जब क्षति होगा, या फिर केवल एप्रीहेंशन होगा, डर होगा, भय होगा उस चीज को लॉस होने का, तब से क्षतिपूर्ति का दायित्व शुरू होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कथन भी कह रहा है कि नो एक्शन कुड बी मेंटेन अंटिल द एक्चुअल लॉस हैज बीन इनकर्ड, मतलब जब तक एक्चुअल लॉस ना हो तब तक रेमेडी जो है वो नहीं मिलता है, ये कह रहा है। अब देखो, सबसे पहले आपको इंडेमनिटी बताना पड़ेगा कि इंडेमनिटी होता क्या है, इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है, इंडेमनिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बनाया जाता है। तो देख लो भैया, सेक्शन 124 क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और थर्ड पार्टी, मतलब एक ऐसा संविदा जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है किसी दूसरे व्यक्ति को सेव करने के लिए, या तो किसी तीसरे के लॉस से या तो प्रॉमिसर के खुद से लॉस से, ठीक है ना। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तो अच्छे से पढ़ाया होगा। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू तो यही है, पारंपरिक व्यू तो यही है कि भैया जब आफ्टर लॉस, जब एक्चुअल लॉस अकर्ड होगा, तभी इंडेमनिटी होल्डर को, मतलब जिसको सेव करने का प्रॉमिस किया गया है, उसको सेव किया जाएगा इंडेमनिफायर के द्वारा जब एक्चुअल लॉस होगा तब। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है, एक्सेप्टेड इन इंडिया, कि लायबिलिटी बिगिंस, तब से इंडेमनिफायर का लायबिलिटी बिगिन होता है एज सुन एज द कंटिजेंसी अकर्स एंड इंडेमनिफाइड इज लीगली बाउंड टू पे नॉट आफ्टर द पेमेंट इज मेड, मतलब जैसे ही शुरू हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, जैसे ही एप्रीहेंशन शुरू हो गया कि हाँ अब ये सिचुएशन आ सकता है कि इंडेमनिटी होल्डर को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, तभी से इंडेमनिफायर का लायबिलिटी स्टार्ट हो जाता है उसको कॉम्पनसेट करने का, ठीक है। अब इसमें केस है भैया गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन का 1992 का। इसमें क्या बोला गया, इंडेमनिटी होल्डर नीड नॉट वेट फॉर द एक्चुअल पेमेंट, लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द क्लेम बिकम्स एनफोर्सेबल। अब गजानन मेरे मोरेश्वर के केस में बोला गया कि भैया एक्चुअल लॉस का वेट नहीं किया जाएगा, इंडेमनिटी होल्डर जो है नीड नॉट टू वेट द एक्चुअल पेमेंट, लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द क्लेम बिकम्स एनफोर्सेबल, जैसे ही क्लेम हुआ वैसे ही इंडेमनिफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर को कॉम्पनसेट कर देगा, वेट नहीं करेगा एक्चुअल लॉस का। ओस्मान जायसवाल जमाल एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस गोपाल पुरुषोत्तम का केस है ये। इंडेमनिटी होल्डर कैन कंपेल इंडेमनिफायर टू सेटल थर्ड पार्टी क्लेम्स डायरेक्टली, जो इंडेमनिटी होल्डर है जिसको ये प्रॉमिस किया गया है कि मैं तुमको लॉस से सेव करूंगा, वो इंडेमनिफायर को, जिसने उसको प्रॉमिस किया है सेव करने के लिए, उसको कंपेल कर सकता है कि भैया कि तुम वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी क्लेम था मेरा उसको सेटल करो डायरेक्टली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट पहले दिया था, जो मैंने बताया क्वेश्चन में कोर्ट दिया था, उसका क्या व्याख्या है। ओल्डर व्यू जो है वो यही है कि एक्चुअल पेमेंट तभी, मतलब लॉस तभी बियर किया जाएगा जब एक्चुअल लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडर्न जुडिशियल ट्रेंड डिसएग्री करता है, इस बात से असहमत है और अलाउ करता है प्री एम्प्टिव एक्शन, मतलब कि एक्चुअल लॉस होने से पहले ही ये अलाउ कर देता है, या फिर एक्चुअल खर्चा होने से पहले ही इंडेमनिफायर को अलाउ करता है कि तुम जाओ इंडेमनिटी होल्डर का जो है वो लॉस बियर करो, उसको कॉम्पनसेट करो, ठीक है ना। कंक्लूजन आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम ऑफ पेमेंट एज इशंस ऑफ अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1871। एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि माल बिक्री अधिनियम 1930 के तहत भुगतान का समय का सार है, कब भुगतान किया जाएगा। तो कह रहा है, कोर्ट कह रहा है द स्टिपुलेशन एज द टाइम ऑफ पेमेंट इज डीम्ड नॉट टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द गुड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कह रहा है माल की बिक्री अधिनियम 1930 के तहत भुगतान के समय के बारे में शर्त बिक्री के अनुबंध का सार नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे देखो, कई कई कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स से कॉन्ट्रैक्ट में सोगा में क्या नहीं किया जाता है, समय भुगतान का जो है वो समय निश्चित नहीं किया जाता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भुगतान का समय निश्चित नहीं किया गया है, सर्टन नहीं किया है, उस समय भुगतान का समय क्या होगा,
ये आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो लीगल इसका प्रोविजन क्या है, कानूनी प्रावधान सेक्शन 11 जो है 11 सोगा का ये बात कहता है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स स्टिपुलेशन एज टाइम ऑफ द पेमेंट इज नॉट डीम्ड टू द इशेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है भुगतान के समय के बारे में शर्त या अनुबंध का कोई सार नहीं है। अब देखो भुगतान का यही है कि जब डिलीवर करेगा, जब सेलर डिलीवर करेगा गुड्स बायर को, वैसे ही भुगतान किया जाएगा। अब इससे अलग कोई अगर इंटेंशन ना हो दोनों का, बायर का एज वेल सेलर का, तब तक ये नॉर्मल जो विधि रीति है यही चलती आती है। ठीक है। शर्तों के प्रकार क्या हो सकते हैं, कंडीशन और वारंटी। अब यहाँ पे देखो भाई, फंडामेंटल टर्म ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई सामान दिया गया, बायर कोई सामान बेच रहा है सेलर को, और सेलर ये उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि मैं तुम्हारा सामान इतने दिन यूज करूंगा, अगर सही लगा तब पेमेंट दूंगा। तो अगर इस पे बात हुई है पेमेंट की, तब तो बायर तभी पेमेंट करेगा जब वो सामान जो है वो सही निकल करके आएगा। ठीक है ना। वारंटी, अगर वारंटी किया गया है कोलेटरल टर्म, तो ब्रीच अगर वारंटी का, मान लो कि अगर वारंटी का कोई बायर ने सामान खरीदा सेलर से और उसने जो वारंटी दिया था उसने ब्रीच कर दिया, तो फिर क्या होगा, डैमेज जो होगा वो वापस करेगा, डैमेज जो है वो सेलर बायर को वापस करेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, टाइम ऑफ डिलीवरी इज जनरली इसेंशियल बट टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट अनलेस कॉन्ट्ररी सेड अदरवाइज। टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो इसेंशियल माना गया और डिस्कस भी किया गया है सोगा में, लेकिन टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो जनरली डिस्कस नहीं किया जाता। ये मान लिया जाता है जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा उसी समय पेमेंट कर दिया जाएगा, अनलेस कि उसमें कुछ अनलेस कॉन्ट्ररी अगर कोई प्रोविजन नहीं डाला गया है, इसके विपरीत कोई प्रोविजन नहीं डाला गया है। When time of payment becomes essential, तो जब भुगतान या कब भुगतान का समय आवश्यक हो जाता है, तो भाई अनुबंध में अगर स्पष्ट खंड है कि भैया हम तुम सामान दे दो, हम 4 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तब वो आवश्यक हो जाता है कि हाँ, नहीं तो वो तो तुरंत ही आपको जैसे ही डिलीवर करेगा सेलर सामान वैसे ही आपसे पैसा मांगेगा। जब तक ये अनुबंध में स्पष्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ भाई समय भुगतान का समय ये होगा, तब तक वो चीज नॉर्मली चलेगी। अब कॉमर्शियल कस्टम है, मान लो कॉमर्शियल कस्टम है कि माल आता है, फिर माल के आने के बाद 1 महीने बाद पैसा दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है, तब वो समय चल सकता है। फिर उसके बाद समय डिलीवरी से जुड़ा या सर्व पूर्त हो, मतलब कि शर्त अगर लगाई गई हो किसी के डिलीवरी में या डिलीवरी के समय में कि भैया 5 बजे तक डिलीवरी, जैसे जोमेटो का आता है, जोमेटो आधे घंटे में अगर लाओगे तो फिर पेमेंट तुमको मिलेगा, अगर आधे मतलब जोमेटो या स्विगी से आप लोग ऑर्डर करते हो तो उसमें ये है कि आधे घंटे के अंदर अगर आपका खाना आ गया तो ठीक है आप पेमेंट देंगे, अगर आधे घंटे से ज्यादा हो गया तो आपका खाना जो है वो आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा है ना। तो समय से डिलीवरी से जुड़ा अगर कोई शर्त है पेमेंट का तो फिर वो भी इसेंशियल हो जाता है पेमेंट का समय निर्धारित करते लिए। ठीक है। केस लॉस, अब देखो भाई, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमन फाउंड्री का केस है ये। कह रहा है इसमें भुगतान में देरी के अनुबंध की जड़ तक नहीं पहुंची, इसमें वारंटी का उल्लंघन माना गया। तो इतना केस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लेना। और चार्ल्स रिकर्ड्स वर्सेस ओपनहेम का केस है 1950 का, वेयर द बायर मेड द टाइम इसेंशियल बाय गिविंग नोटिस, डिले बिकम ग्राउंड ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स रिकर्ड वर्सेस ओपनहेम का केस है। इसमें ये बोला गया था कि बायर ने पहले ही टाइम को जो है नोटिस दे दिया था कि भैया टाइम मेरा यही रहेगा डिलीवरी में, अगर टाइम से डिले हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अगर टाइम पे सेलर ने डिलीवरी नहीं किया बायर को, तो ये जो पूरा सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था ये पूरा वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखना, आप जैसे मैंने पढ़ाया था सोगा, तो उसमें मैंने बताया था कि मान लो कि मेरे घर शादी आज आज 16 तारीख को शादी है, मैंने मिठाई का ऑर्डर दिया है आज दिन में मिठाई आने का, लेकिन वो ला रहा है क्या 17 को मिठाई ला के दे रहा है, 17 को सुबह में मिठाई ला के दे रहा है, तो क्या मैं उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करूंगी? और एक्सेप्ट भी कर ली तो क्या मैं पेमेंट दूंगी? नहीं दूंगी, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। चलो, कंक्लूजन वही कह रहा है कि माल की बिक्री अधिनियम के तहत भुगतान का समय अनुबंध निष्पादन के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक नहीं है। जनरली सब जानता है कि डिलीवरी पे ही पेमेंट दे देना है, लेकिन अगर ऐसा कोई इसेंशियल हो जाता है, एग्रीमेंट में ही ये पेमेंट का समय निर्धारित कर दिया जाता है, तो समय से ही पेमेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं उस टर्म्स के अनुसार
तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हमने एक पेपर आपका एनालिसिस किया, पेपर एनालिसिस किया आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेपर कैसे लिखना है। आप पैनिक मत होइएगा, इससे थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाइएगा। अगर आप भी आप तक ने सिनॉप्सिस नहीं बनाया है कुछ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन की सिनॉप्सिस बना लीजिए कि अगर ये आता है तो इसमें हमको क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, सेक्शन क्या लिखना है, टाइप्स लिखना है, साथ ही साथ कौन से इलस्ट्रेशन, कौन से केस लॉज लिखने हैं। ये सारी बात अगर अभी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा और कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे और अच्छे से अपना पेपर करके आ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप तैयारी अपनी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो सारथी बैच है उसमें आपके सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।